उनका मानना था कि भले ही रुद्रसेन की लड़ने की शक्ति अद्भुत हो, लेकिन रुद्रसेन उन तीनों से विचलित हो जाएंगे। उस समय वे रुद्रसेन को मारने का अवसर ले सकते थे। मेरी एक बाह काट दो, बाद में मैं तुम्हारे मांस के टुकड़े टुकड़े काट दूंगा। कुमार नलेंद्र ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। कुमार नलेंद्र घायल हो गए थे, लेकिन उन्हें रुद्रसेन से पूरी तरह नफरत थी। इसी ने उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित किया। इन तीनों में कुमार नलेंद्र रुद्रसेन से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। आखिर रुद्रसेन की वजह से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। क्या तुम अभी भी मुझे मारने के बारे में सोच रहे हो? मुझे डर है कि आप तीनों में ऐसा करने की क्षमता नहीं है। रुद्रसेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लड़के, मुझे कहना होगा कि हमने आपकी ताकत को कमतर आंका। हालांकि तुम आज जरूर मरोगे, क्योंकि मेरे पास उड़ती हुई तलवार है। अफजल कुरैशी ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, झपटना, तभी रोशनी की एक चमक आई और अफजल कुरैशी ने उड़ती हुई तलवार को बुलाया। उड़ती हुई तलवार हथेली के आकार की थी और बहुत कच्ची लग रही थी। चंद्रप्रभा की उड़ती हुई तलवार की तुलना में ये उड़ती हुई तलवार किसी रेहड़ी पटरी वाले की तलवार की तरह थी। जाहिर है, यह एक निम्न स्तरीय उड़ती हुई तलवार थी। लेकिन भले ही यह एक निम्न स्तरीय उड़ती हुई तलवार थी, फिर भी यह एक उड़ती हुई तलवार थी। एक उड़ती हुई तलवार दूर से ही लोगों को मार सकती है। उड़ती हुई तलवार को देखकर रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा और गंभीर हो गया। उड़ती हुई तलवार का सामना करते समय किसी को बेहद सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई लापरवाह था, तो उड़ती हुई तलवार सफलतापूर्वक एक चुपके से हमला कर सकती थी। पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे तीनों इतने घमंडी और बेईमान थे। ये पता चला कि उनके पास उड़ती हुई तलवारों जैसे खजाने थे। धवलेंद्र प्रताप का हथियार एक लंबा भाला था। उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित करने वाला अफजल कुरैशी था। जहां तक धवलेंद्र प्रताप और कुमार नलेंद्र की बात है, वे एक दूसरे के पूरक थे। उनकी संयुक्त शक्ति निश्चित रूप से भयानक थी। हमला, अफजल कुरैशी ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। झपटना, उसी समय धवलेंद्र प्रताप और कुमार नलेंद्र गए। वे दोनों एक बाईं ओर और एक दाईं ओर रुद्रसेन की ओर दौड़े। उनमें से एक ने वाइल्ड ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल किया। तलवार की रोशनी आपस में जुड़ी हुई थी और तलवार क्यू आड़े तिरछे हो गई। प्रत्येक तलवार क्यू पिछले की तुलना में अधिक क्रूर थी। दूसरे व्यक्ति ने स्प्लिटिंग विंड स्पीयर टेक्निक का प्रदर्शन किया और एक भाला निकाला। भाले की रोशनी की परतें और भाले की छाया की शक्ति आश्चर्यजनक थी, जो रुद्रसेन के शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। धवलेंद्र प्रताप और कुमार नलेंद्र भी विशेषज्ञ थे। वे अर्णव पासवान पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे यहां केवल रुद्रसेन को रोकने के लिए थे। हत्या का असली कदम अफजल कुरैशी की उड़ती हुई तलवार थी। जब तक इन दोनों लोगों ने रुद्रसेन को रोका रखा, तब तक अफजल कुरैशी अपनी उड़ती हुई तलवार को छोड़ देता और रुद्रसेन को दूर से ही मार डालता, उसका सिर ले जाता। मरो, बव्वा! वे दोनों पापी हंसते हुए आरोप लगाते थे। कुमार नलेंद्र और धवलेंद्र प्रताप के हमलों के सामने रुद्रसेन ने उपहास किया। उसने अपनी युद्ध तलवार लहराई और उनकी ओर वार किया। बजना, हिंसक टकराव की लगातार दो आवाजें सुनाई दी। तीनों के हथियार आपस में भिड़ गए। ये समय है। अफजल कुरैशी ने उपहास किया और तेजी से हमला कर दिया। सनसनाहट, उसके हाथ में हथेली के आकार की उड़ती तलवार ठंडी रोशनी में बदल गई और रुद्रसेन की ओर बढ़ गई। उड़ने वाली तलवार की गति बहुत तेज थी। इसके अलावा रुद्रसेन और अफजल कुरैशी केवल 1 दर्जन मीटर की दूरी पर थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। अफजल कुरैशी की उड़ती तलवार कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे अकेले गति से चकमा दिया जा सके। उड़ने वाली तलवार बाहरी अंतरिक्ष से उल्का की तरह थी। ये तुरंत रुद्रसेन की ओर गोली चला और उसे मारने वाला था। ये हो गया। कुमार नलेंद्र, अफजल कुरैशी और धवलेंद्र प्रताप की आंखें अचानक चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वे रुद्रसेन को उड़ती तलवार से मारते हुए देख सकते हैं। हालांकि इस समय उन्होंने रुद्रसेन को हमला करते देखा। मार्शल स्पिरिट, स्थानिक चुंबकीय क्षेत्र को निगलना। रुद्रसेन के कंठ से गहरी आवाज आई। बुम! केंद्र के रूप में रुद्रसेन के 10 मीटर के दायरे में एक विकृत ब्लैक होल दिखाई दिया। ब्लैक होल ने एक आभा उत्सर्जित की जिससे किसी की आत्मा कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैक होल आकाश को निगलने में सक्षम है। अफजल कुरैशी की उड़ती तलवार को रुद्रसेन के भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट ने तुरंत निकाल लिया। मूल रूप से अफजल कुरैशी और अन्य तीनों ने सोचा था कि रुद्रसेन इस बार निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि किसने सोचा होगा कि
उड़ने वाली तलवार को भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट द्वारा निगल जाने के बाद ऐसा लगा जैसे वह दलदल में गिर गई हो और 1 इंच भी नहीं हिल सकती नहीं थी। ये है, ये ये क्या है? तीनों के चेहरे डरे हुए भाव से दिखाई दिए। अफजल कुरैशी की प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से अपने मन से उड़ती हुई तलवार को याद करने का आग्रह किया। फिर भी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन ने आगे बढ़कर ब्लैक ड्रैगन सॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसने अफजल कुरैशी की उड़ती तलवार की ओर वार किया। भयानक शक्ति तुरंत फट गई। झनझनाना एक तेज आवाज ने आसमान को हिला दिया। रुद्रसेन की तलवार अफजल कुरैशी की उड़ती तलवार पर जमकर लगी। सुप्रशिक्षित अफजल कुरैशी की उड़ती तलवार को रुद्रसेन की शक्तिशाली तलवार से 2 भागों में काट दिया गया था। आह! यह कैसे हो सकता है? मेरी उड़ने वाली तलवार! अफजल कुरैशी के दिमाग से जुड़ी उड़ती तलवार के 2 टुकड़े होने के बाद उसने कौर से खून उगल दिया और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। यह उड़ने वाली तलवार बहुत कीमती थी। भले ही अफजल कुरैशी की पृष्ठभूमि असाधारण थी, लेकिन इस उड़ती तलवार को पाने के लिए उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। यह उड़ती हुई तलवार अफजल कुरैशी की प्राणवायु थी। हालांकि इस उड़ने वाली तलवार को अब रुद्रसेन ने 2 भागों में काट दिया था। हम इस आदमी के खिलाफ नहीं लड़ सकते, चलिए चलते हैं। कुमार नलेंद्र और धवलेंद्र प्रताप के चेहरे भी काफी पीले पड़ गए थे। वे मुड़े और भागना चाहते थे। वे तीनों बड़े आत्मविश्वास और गति के साथ आए थे, लेकिन अब वे अपनी बुद्धि से डर गए थे। रुद्रसेन की युद्ध शक्ति ने वास्तव में उन तीनों को डरा दिया था। हालांकि कुमार नलेंद्र, धवलेंद्र प्रताप और अफजल कुरैशी रुद्रसेन को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी रुकने और रुद्रसेन के साथ लड़ाई जारी रखने की हिम्मत नहीं की। वे सभी जल्दी से भाग गए। रुद्रसेन ने उपहास किया, मैंने तुमसे कहा था कि तुम खो जाओ, लेकिन तुम नहीं किए। अब तुम्हें जाने में बहुत देर हो चुकी है। रुद्रसेन मृत्यु के देवता के समान था। वह बाहर कूद गया और उसकी भक्षण करने वाली मार्शल आत्मा ने सीधे कुमार नलेंद्र और धवलेंद्र प्रताप को निगल लिया। आह! हम तुम्हें मार डालेंगे। कुमार नलेंद्र और धवलेंद्र प्रताप ने देखा कि वे बच नहीं सकते थे, इसलिए वे निर्दयी हो गए। उन्होंने उपहास किया और हाथों में हथियार लेकर रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। हालांकि रुद्रसेन ने अपनी भक्षण मार्शल आत्मा का इस्तेमाल किया था, जो उनके तुर्प के इक्के थे, वे दोनों उसके खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? निगलने वाली मार्शल आत्मा ने सीधे कुमार नलेंद्र और धवलेंद्र प्रताप को घेर लिया। वे ये जानकर चौंक गए कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। उस समय रुद्रसेन की तलवार पहले से ही उसकी ओर बढ़ रही थी। नहीं! वे दोनों डर के मारे चिल्लाने लगे। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में हमला किया। उन्होंने कुमार नलेंद्र और धवलेंद्र प्रताप के सिर को 2 बार काटा और काट दिया। भागो! 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 अफजल कुरैशी जल्दी से भाग गया। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। वो अपनी बुद्धि से डर गया था। अफजल कुरैशी को बेहद अफसोस हुआ। उन्होंने रुद्रसेन को क्यों उकसाया था? अगर उसने उसे उकसाया नहीं होता तो वो इस तरह खत्म नहीं होता। हालांकि अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। रुद्रसेन उसका पीछा कर रहा था। मेरी जान बख्श दो। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं जीवन भर गुलाम रहूंगा। अफजल कुरैशी ने भीख मांगी। बहुत देर हो चुकी है। रुद्रसेन उदासीन दिखे। उसने अपनी तलवार लहराई और नीचे गिर गया। विकल्प सूचक। अफजल कुरैशी का सिर आसमान में उड़ गया और उसका बिना सिर वाला शरीर जमीन पर गिर गया। उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मैंने एक और 3 वरिष्ठ शिक्षक टोकन एकत्र कर लिए हैं। रुद्रसेन ने 3 सीनियर स्टूडेंट टोकन लिए। ये पहले से ही चौथा सीनियर स्टूडेंट टोकन था। उसने अफजल कुरैशी और अनी दोनों का सारा सामान अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया और उनकी लाशों को झील में फेंक दिया। खून की गंध आने वाला राक्षसी अजगर निश्चित रूप से बाहर निकलेगा और उन्हें निगल जाएगा। अगर एकेडमी ने जांच भी की तो वे केवल यही सोचेंगे कि वे तीनों लापरवाह थे और उन पर राक्षसी अजगर ने हमला किया था। रुद्रसेन नहीं रुके और जल्दी से चले गए। एक दिन बाद रुद्रसेन एक झरने के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने अपने शरीर को तड़का दिया। इस झरने का बेहद मजबूत प्रभाव पड़ा। आम लोग झरने के नीचे बिल्कुल भी नहीं खड़े हो पाएंगे। रुद्रसेन बार बार झरने के पानी में बह जाते थे। हालांकि वो बार बार खड़े हुए और झरने पर लौट आए। शुरुआत में रुद्रसेन केवल आधे घंटे के लिए अपनी ताकत को कम कर सकते थे। बाद में वो 3 घंटे तक चलने में सक्षम हुए।
झरने के नीचे तड़के के बाद रुद्रसेन ने महसूस किया कि वो अपने शरीर पर अपने नियंत्रण से अधिक परिचित थे। उसकी मांसपेशियां अधिक परिचित थीं। थोड़ी सी हलचल के साथ वो ताकत के साथ विस्फोट करने में सक्षम लग रहा था, जो पहले से कहीं अधिक थी। बेशक किसी के शरीर को तड़का देना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात पूरा किया जा सके। इसके लिए दृढ़ता की आवश्यकता थी। रुद्रसेन जाने ही वाले थे कि 10 से अधिक स्पिरिट बंदर लताओं के साथ चट्टान की दीवार पर चढ़ गए और एक हुश के साथ वे झरने में कूद गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? स्पिरिट बंदर गायब क्यों हो गए? क्या ऐसा हो सकता है कि झरने के पीछे कोई और दुनिया हो? रुद्रसेन चौंक गए। वो लताओं पर चढ़ गया और उस जगह पर पहुंच गया जहां स्पिरिट बंदर गायब हो गए थे। कुछ देर देखने के बाद रुद्रसेन की आंखें अचानक चमक उठी। उसने झरने के पीछे एक गुफा देखी। रुद्रसेन सीधे झरने के बाहर के चबूतरे पर कूद गया और उसमें प्रवेश किया। जैसे ही रुद्रसेन गुफा में प्रवेश किया, एक युवा कृषक तेजी से उस पर्वत श्रृंखला की ओर उड़ गया जहां रुद्रसेन था। ये युवा कृषक वास्तव में तेजस्विन था, जिसका पहले रुद्रसेन के साथ संघर्ष हुआ था। तेजस्विन जिस पठान परिवार से ताल्लुकात रखते थे, वो वज्र देश का एक प्रथम श्रेणी का परिवार था। उनका बहुत बड़ा प्रभाव और कई विशेषज्ञ थे। इस बार तेजस्विन जीनियस कैंप में शामिल होने वाले सबसे ज्यादा उम्मीदवारों में से एक था। मुझे जल्दी से उस गुफा में जाना है, अन्यथा मैं दूसरों के संदेह को जगा दूंगा। तेजस्विन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन गति बढ़ाई। तेजस्विन ने एक टीम बनाई थी, लेकिन उनकी टीम आराम कर रही थी। तेजस्विन ने उस समय का फायदा उठाया जब टीम कुछ तलाशने के लिए आराम कर रही थी। वह जगह मूल रूप से एक सीलबंद जगह थी। 3 महीने पहले तेजस्विन के बड़े भाई मेघेंद्र ने उस सीलबंद जगह की खोज की, लेकिन उन्होंने इसे नहीं खोला। मेघेंद्र ने अनुमान लगाया कि सीलबंद जगह अगले 3 से 4 महीनों में खुल जाएगी। संयोग से तेजस्विन नए शिष्य मूल्यांकन में भाग लेने वाले थे। 1 महीने पहले जब मेघेंद्र ने प्रशिक्षण के लिए एज्योर ड्रैगन इंस्टीट्यूट छोड़ा, तो उन्होंने तेजस्विन को एक पत्र लिखकर नए शिष्य मूल्यांकन के दौरान उस सीलबंद स्थान का पता लगाने के लिए कहा। ये गुफा वह रहस्यमय गुफा थी जिसमें रुद्रसेन ने प्रवेश किया था। झरना ठीक आगे है। झरने के पीछे वो सीलबंद जगह है। मुहर अब तक गायब हो जानी चाहिए थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या अंदर कोई खजाना है? तेजस्विन के चेहरे पर एक उत्साहित भाव दिखाई दिया। उसकी गति भी थोड़ी बढ़ गई और वो तेजी से झरने की ओर दौड़ पड़ा। गुफा के अंदर इस गुफा का वातावरण काफी सुंदर था। बहते पानी पर एक छोटा सा पुल था और हर तरफ बेलें उगाई थीं। हवा ताजी और ठंडी थी। गुफा में 1 दर्जन से अधिक स्पिरिट बंदर खेल रहे थे। जब उन्होंने रुद्रसेन को प्रवेश करते देखा, तो उन्होंने रुद्रसेन पर अपने दांत निपोड़ते हुए चीखना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हों। श्वाह! रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार निकाली। ब्लैक ड्रैगन तलवार ने एक दमनकारी ठंडी हवा निकली। दर्जन भर या उससे अधिक स्पिरिट बंदर डर गए और जल्दी से गुफा से बाहर भाग गए। पलक झपकने में ही गायब हो गए। हालांकि इन स्पिरिट बंदरों में कुछ बुद्धि थी, लेकिन उनके पास ज्यादा ताकत नहीं थी। वे केवल लोगों को डरा सकते थे। रुद्रसेन ने ब्लैक ड्रैगन तलवार को दूर कर दिया। उसने गुफा को ध्यान से देखा। गुफा का वातावरण सुरुचिकर था। गुफा की गहराई में कुछ पत्थर की मेज और कुर्सियां थीं। ऐसा लग रहा था कि यहां पहले कोई रहता था। एक पत्थर के बिस्तर पर रुद्रसेन ने एक लाश को पालथी बारे बैठे देखा। ये एक लंबा सुनहरा वस्त्र पहने हुए एक लाश थी। शायद ये बहुत लंबे समय से मर चुकी थी। लाश का केवल एक कंकाल बचा था। रुद्रसेन को आश्चर्य की बात यह थी कि मृत व्यक्ति की हड्डियां वास्तव में सुनहरी थीं। कितना अजीब है, सुनहरी हड्डियां। मरने के बाद किसी व्यक्ति की हड्डियां सुनहरी क्यों हो जाएंगी? क्या ऐसा हो सकता है कि वे इंसान नहीं थे? रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन बड़बड़ाया। जल्द ही रुद्रसेन की निगाहें मृत व्यक्ति के हाथों में क्रिस्टल बॉल से आकर्षित हुईं। सीनियर, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। यदि मुझसे कोई अपसम्मान हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। रुद्रसेन ने मुट्ठी बांधी और माफी मांगते हुए कहा। फिर उसने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में ले लिया। चीख! इस समय क्रिस्टल बॉल से एक तीव्र, कान फाड़ देने वाली चीख आई। फिर एक सुनहरी रोशनी आकाश में उड़ गई।
रुद्रसेन ने देखा कि क्रिस्टल बॉल में कैद एक दिव्य पक्षी है। ये तलवार जैसी पंखों वाला एक सुनहरा दिव्य पक्षी था। दिव्य पक्षी ने अपने पंख धीरे से फड़फड़ाए, जैसे कि वो अंतहीन नदियों और समुद्रों को पार कर सकता हो। क्रिस्टल बॉल से एक प्राचीन असीम आभा उत्सर्जित हुई थी। एक ही समय पर रुद्रसेन द्वारा परिष्कृत किए गए 9 क्लोनों में से एक गोल्डन विंग्ड रॉक किंग का क्लोन वास्तव में एक हिंसक उतार चढ़ाव उत्सर्जित करता था। ये एक चरम इच्छा की तरह था। गोल्डन विंग्ड रॉक किंग का क्लोन उत्परिवर्तित हो गया है। रुद्रसेन चौंक गए। उसकी टकटकी तुरंत उसके हाथों में क्रिस्टल बॉल की ओर मुड़ गई। वो मदद नहीं कर सकता और चिल्लाया, ये गोल्डन विंग्ड रॉक किंग की अविनाशी आदिम भावना है। आदिम राक्षसों के 9 सम्राट गिरने के बाद उनकी आदिम आत्माओं को नष्ट नहीं किया गया और 9 सम्राट क्लोन तकनीक को पीछे छोड़ दिया गया। जो लोग बाद में आए वे इस गुप्त तकनीक को विकसित कर सकते थे और 9 सम्राट आदिम आत्माओं को 9 सम्राट क्लोन बनाने के लिए संगठित कर सकते थे। रुद्रसेन ने बहुत पहले ही 9 सम्राट क्लोन को संगठित कर लिया था, लेकिन उन्हें सक्रिय करने के लिए 9 सम्राट आदिमात्माएं कभी नहीं मिली थीं। अब उसने आखिरकार गोल्डन विंग्ड रॉक किंग की अविनाशी आदिम भावना को पा लिया था। इसका मतलब ये था कि रुद्रसेन गोल्डन विंग्ड रॉक किंग के क्लोन को सक्रिय कर सकते थे और इसकी क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे। इससे रुद्रसेन खुशी से पागल हो गए। उनकी दिव्य इच्छा क्रिस्टल बॉल में प्रवेश कर गई। बूम! अचानक रुद्रसेन को ऐसा लगा कि उनके सामने की दुनिया घूम रही है। अगले ही पल ऐसा लग रहा था कि वो दूसरी दुनिया में आ गया है। ये एक प्राचीन दुनिया थी। ये दुनिया एक प्राचीन और अनुभवी आभा से भरी हुई थी। दूरी में एक काले बादल ने आकाश और सूर्य को ढक लिया, जैसे कि वो तेजी से उड़ रहा हो। वो है तो रुद्रसेन अचानक सदमे में चिल्लाने लगे। दरअसल ये काला बादल नहीं था, ये एक पक्षी था। वो पक्षी बहुत बड़ा था। जब उसने अपने पंख फैलाए तो उसने आकाश को ढक लिया। रॉक के पंख 3000 ली तक फैले हुए थे। उसके मन में गहरी आवाज गूंजी। वो पक्षी वास्तव में प्रसिद्ध गोल्डन पंखों वाला ग्रेट रॉक था। किंवदंतियों के अनुसार गोल्डन विंड रॉक 3000 मील तक अपने पंख फैला सकता था। अपने पंखों के एक फ्लैप के साथ ये 58,000 मील तक उड़ सकता था। रुद्रसेन ने सदमे में गोल्डन विंग्ड रॉक की ओर देखा। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वो गोल्डन विंग्ड रॉक में बदल गया है और आकाश में उड़ रहा है। ये वास्तव में गोल्डन विंग्ड रॉक किंग की आदिम भावना है। रुद्रसेन की दिव्य इच्छा क्रिस्टल बॉल से पीछे हट गई। उसका चेहरा खुशी से भर गया। सनसनाहट! इस समय एक आकृति गुफा में घुस गई। तेजस्विन भी गुफा में घुस गए। रुद्रसेन को देखकर तेजस्विन हैरान रह गए। फिर उन्होंने रुद्रसेन के हाथ में क्रिस्टल बॉल देखी। तेजस्विन के चेहरे पर गहरा लालच दिखाई दे रहा था। मुझे वास्तव में आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या आपको याद है कि मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे परीक्षण के दौरान मिले तो मैं आपको एक बग की तरह कुचल दूंगा? रुद्रसेन रुद्रसेन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उन्हें यहां तेजस्विन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा यह आदमी हमेशा की तरह घमंडी था। रुद्रसेन को नहीं पता था कि इस आदमी का अहंकार कहां से आया। क्या ये इसलिए था कि वो एक बड़े परिवार से आया था, या इसलिए क्योंकि उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था? कारण चाहे जो भी हो, रुद्रसेन ने केवल उपहास किया और इस व्यक्ति को तिरस्कार की दृष्टि से देखा। क्या, यहां तक कि आपकी आंखें भी चमक रही हैं? क्या आप ये क्रिस्टल बॉल चाहते हैं? बता दें, इस क्रिस्टल बॉल के अंदर प्राचीन ऋषि सम्राट गोल्डन विंग्ड रॉक की अविनाशी मूल आत्मा को सील किया गया है। इसका मूल्य अकल्पनीय है। क्या आप इसे चाहते हैं? रुद्रसेन ने अपने हाथ में क्रिस्टल बॉल को उत्तेजक रूप से लहराया। प्राचीन ऋषि सम्राट गोल्डन विंग्ड रॉक की अविनाशी मूल आत्मा शब्द सुनने के बाद तेजस्विन की आंखें चमक उठीं। उसकी लालची आंखें क्रिस्टल बॉल को देख रही थीं। ची! गोल्डन विंग्ड रॉक ने, जो क्रिस्टल बॉल के भीतर सील किए गए गोल्डन विंग्ड रॉक की अमर मूल आत्मा से बना हुआ था, एक तीखी और कान फोड़ने वाली रोनक छोड़ी। गुफा में एक प्राचीन और असीम आभा भर गई। तेजस्विन की आंखें अब क्रिस्टल बॉल से दूर नहीं जा रही थीं। वो दुर्भावनापूर्ण रूप से मुस्कुराया और उसने कहा, ये यात्रा वास्तव में इसके लायक थी। तुम मरने वाले हो और क्रिस्टल बॉल मेरे द्वारा ले लिया जाएगा। मुझे डर है कि आपके पास वो क्षमता नहीं है। रुद्रसेन ने उपहास किया और क्रिस्टल बॉल को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसे निम्न स्तर के परिवार के एक नीच किसान के पास स्टोरेज रिंग जैसा खजाना होगा। मैं थोड़ा हैरान हूं। तेजस्विन आगे बढ़कर रुद्रसेन की ओर चल दिए। उसके चेहरे पर एक भयानक अभिव्यक्ति थी। स्पष्ट रूप से उसे विश्वास था कि वो रुद्रसेन को हरा सकता है। झपट्टा मारना। तेजस्विन चल दिए। वो बहुत तेज था, जैसे कोई छाया रुद्रसेन की ओर दौड़ रही हो।
उसने रुद्रसेन की छाती की ओर मुक्का मारा। इतनी जल्दी? रुद्रसेन थोड़ा हैरान थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उन्होंने तेजी से तेजस्विन की ओर मुक्का मारा। भड़ाम! दोनों जोर से टकराए। रुद्रसेन ने केवल अपने शरीर के माध्यम से एक भयानक शक्ति को महसूस किया, जो उसे वापस हिला रहा था। सातवीं स्वर्गीय परत, मार्शल मास्टर। रुद्रसेन ने झटके से तेजस्विन की ओर देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति इस स्तर का साधक होगा। एक क्षण पहले भले ही तेजस्विन ने अपनी पूरी ताकत को उपयोग नहीं किया था, फिर भी रुद्रसेन महसूस कर सकते थे कि उनकी ताकत कितनी राक्षसी थी। सातवीं हेवनली लेयर मार्शल मास्टर के पास 32 बिलियन से अधिक जिन की ताकत थी। उस समय रुद्रसेन की शारीरिक शक्ति 10,240,000 जिन थी। जब वो अपनी 3 अवशोषित आत्माओं का उपयोग करता था, तो उसकी शारीरिक शक्ति 30,720,000 जिन तक पहुंच सकती थी। इस शक्ति और तेजस्विन के बीच अभी भी थोड़ा अंतर था, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं था। अभी-अभी हुई टक्कर में रुद्रसेन ने अपनी 3 भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट्स का उपयोग नहीं किया और केवल 10,740,000 जिन शक्ति का प्रदर्शन किया। इसीलिए तेजस्विन से टकराने में उसका थोड़ा नुकसान होना सामान्य बात थी। बेशक तेजस्विन ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। इस व्यक्ति को बहुत गर्व था। शुरू से अंत तक उन्होंने रुद्रसेन को अपने समान स्तर पर अस्तित्व के रूप में नहीं माना। इसीलिए जब उसने रुद्रसेन पर हमला किया, तो उसने अपनी शक्ति का केवल एक हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। क्या आपके पास बस इतना ही है? मैंने वास्तव में आपको कम करके आका। ऐसा लगता है कि मैंने पहले जो कहा था वो गलत था। आपको मौत के घाट उतारना एक कीड़े को कुचलने जैसा नहीं, बल्कि चींटी को कुचलने जैसा है। तेजस्विन ने रुद्रसेन को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए उपहास किया। उन्होंने रुद्रसेन को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। तेजस्विन की नजर में रुद्रसेन उनसे कई स्तर नीचे थे। ये घमंड करने के लिए थोड़ा जल्दी है, रुद्रसेन ने उपहास किया। उन्होंने अपनी 3 भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट्स का उपयोग किया और अपनी सबसे मजबूत ताकत को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। जब 3 भक्षण आत्माओं को सक्रिय किया गया, तो रुद्रसेन की ताकत तुरंत 30,720,000 जिन के स्तर तक बढ़ गई, जो पहले से ही 7वीं स्वर की परत के एक साधक की ताकत तक पहुंच चुकी थी। फिर रुद्रसेन तेजी से तेजस्विन की ओर दौड़े। आप अभी भी हमला करने की पहल करने की हिम्मत करते हैं, आप बस मौत को दावत दे रहे हैं। 3 चालों के भीतर मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तेजस्विन ने उपहास किया। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। उनकी राय में रुद्रसेन से निपटना बहुत आसान था। उन्होंने किसी भी मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग भी नहीं किया। कालव्याग्रह की कीमती तकनीक, शुरुआती कदम। रुद्रसेन के मुखबद्रिका ठंडी थी जब उन्होंने हमला किया। कालव्याग्रह की कीमती तकनीक वास्तव में भयानक थी। शुरुआती कदम के बाद ये सच्ची आक्रमण तकनीक थी। बेशक भले ही ये कालव्याग्रह की कीमती तकनीक का केवल शुरुआती कदम था, फिर भी ये भयानक था। रुद्रसेन के पीछे एक क्रूर जानवर की आकृति अस्पष्ट रूप से दिखाई दी। उसका शरीर विशाल था, उसका चेहरा हरा था और उसके नुकीले दांत बहुत क्रूर और भयानक थे। धमाका! रुद्रसेन और तेजस्विन टकरा गए। इस हमले से रुद्रसेन जरा भी नहीं हिले। दूसरी ओर तेजस्विन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब वो अविश्वास में चिल्लाया, "यह असंभव है।" तेजस्विन के लिए यह वास्तव में उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल था। आखिरकार तेजस्विन ने इससे पहले कभी रुद्रसेन को अपनी नजरों में नहीं डाला था, लेकिन अब उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था जिसे वो हे दृष्टि से देखता था। अहंकारी तेजस्विन इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? रुद्रसेन के हमले के बाद वो नहीं रुके और तेजी से तेजस्विन का पीछा किया। वो डूबते हुए कुत्ते को पीटने के सिद्धांत को समझता था। अभी विजयी पीछा करने और तेजस्विन को मारने का यह सबसे अच्छा समय था, और इसी समय कालव्याग्रह की कीमती तकनीक की शुरुआती चाल का उपयोग करने के बाद असली कालव्याग्रह की कीमती तकनीक पहले ही तैयार कर ली गई थी। गरज! जानवर की गर्जना ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। एक अतुलनीय रूप से विशाल दिव्य पशु कालव्याग्रह संघनित हुआ। वो कालव्याग्रह लगभग 100 मीटर लंबा था और उसके विशाल शरीर से एकदम घोंटू आभा निकल रही थी। पशु सम्राट कालव्याग्रह दहाड़ने लगा और उसकी दहाड़ ने 9 स्वर्गों को हिला दिया, जैसे कि रो तेजस्विन की ओर बढ़ रहा था। आह! ये किस तरह की गुप्त तकनीक है? तेजस्विन ने रुद्रसेन की बीस्ट एम्परर प्रेशस तकनीक के आतंक को भी महसूस किया और उसके चेहरे पर तुरंत एक अतुलनीय रूप से भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट हो गई। रुद्रसेन भी चौंक गए। यह जानवर सम्राट कीमती तकनीक वास्तव में भयानक थी। इसने वास्तव में ऐसे भयानक जानवर को संघनित कर दिया था, जैसे कि प्राचीन दिव्य पशु कालव्याग्रह को पुनर्जीवित कर दिया गया हो।
तेजस्विन इस आक्रमण से बचना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो चाहे कैसे भी चकमा दे दें, वो जानवर सम्राट कालव्या ग्रह के हमले को चकमा नहीं दे सकते। वो केवल इसका सामना कर सकता था। तेजस्विन ने अपने दांत भींच लिए। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में वो भी बाहर चला गया और एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट हेवनली ड्रैगन सील का इस्तेमाल किया। गरज। एक स्वर्गीय ड्रैगन संघनित हुआ और वो स्वर्गीय ड्रैगन भी 100 मीटर लंबा था। उसने अपने नुकीले दांत उगाए और अपने पंजे लहराए और उसकी दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। यह तेजस्विन वास्तव में रियल मार्शल कंट्री के शीर्ष परिवार में पैदा होने की योग्य था। उन्होंने वास्तव में एक पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट की खेती की। स्वर्गीय ड्रैगन सील की शक्ति रुद्रसेन की ढहती मुट्ठी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत दिखाई दे रही थी, और यह स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय पृथ्वी स्तरीय मार्शल आर्ट थी। हालांकि रुद्रसेन की कालव्य ग्रह की कीमती तकनीक की तुलना में यह बहुत दूर था। कालव्य ग्रह ने अपने पंजे उठाए और स्वर्गीय ड्रैगन को थप्पड़ मारा, और स्वर्गीय ड्रैगन तुरंत गायब हो गया। तभी जानवर सम्राट कालव्य ग्रह के विशाल पंजों ने तेजस्विन के शरीर पर जोर से थप्पड़ मारा। एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। तेजस्विन को सीधे जानवर सम्राट कालव्य ग्रह के पंजे से उड़ा दिया गया था। उसका शरीर हवा में फट गया, टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रहस्यमयी गुफा में रुद्रसेन एक क्रिस्टल बॉल पकड़े हुए पालथी मारकर बैठे थे। वह सुनहरे पंखों वाले महान पैंग पवित्र सम्राट की अविनाशी आदिम आत्मा चाहता था। फिर वह गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट की शक्ति को सक्रिय करेगा। मन की एकता, आत्मा की रक्षा करें। सुनहरे पंखों वाले महान पैंग पवित्र सम्राट दुनिया में फिर से प्रकट हों। रुद्रसेन ने गोल्डन विंग ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट के क्लोन से संपर्क करना शुरू कर दिया। रुद्रसेन को एक मजबूत बुलावा महसूस हो रहा था। यह गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट की अविनाशी आदिम आत्मा थी। सुनहरे पंखों वाले महान पैंग पवित्र सम्राट की अविनाशी आदिम भावना लंबे सूखे के बाद बारिश की तरह थी। वह जी भरकर पीना चाहता था। श्वा श्वा। रुद्रसेन ने गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट के क्लोन के साथ संवाद किया। रुद्रसेन के पीछे एक भ्रामक सुनहरे पंखों वाले महान पैंग पवित्र सम्राट का क्लोन दिखाई दिया। सुनहरे पंखों वाले महान पैंग पवित्र सम्राट के क्लोन ने एक गूंजने वाला रोना निकाला। फिर यह क्रिस्टल बॉल में उड़ गया। क्रिस्टल बॉल में सुनहरी रोशनी आकाश में उड़ गई। गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट की अविनाशी आदिम आत्मा ने गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट की अविनाशी आदिम आत्मा के साथ फ्यूज करना शुरू कर दिया। बूम! एक प्राचीन क्यूई हवा में फैल गई। गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट की अविनाशी आदिम आत्मा ने क्रिस्टल बॉल से उड़ान भरी। गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट का क्लोन कई ताबीज लिपियों में बदल गया और रुद्रसेन के शरीर में डाला गया। उस समय रुद्रसेन को अचानक दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो वह एक असीमित रहस्यमयी दुनिया में हो। वह एक सुनहरे पंखों वाले महान पैंग पवित्र सम्राट में बदल गया था। अपने पंखों के एक भड़बड़ाहट के साथ वह 50,000 मील दूर उड़ सकता था। वह क्या है? रुद्रसेन अबाक रह गए। उनके विचार हिल गए। श्वा श्वा। रुद्रसेन की पीठ के पीछे 3 मीटर लंबे सुनहरे पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। सुनहरे पंखों वाले महान पैंग पवित्र सम्राट के पंख। जैसा कि अपेक्षित था, गोल्डन विंग्ड ग्रेट पैंग पवित्र सम्राट का क्लोन सक्रिय हो गया था। रुद्रसेन को सुखद आश्चर्य हुआ। अगले ही पल रुद्रसेन ने अपने पंख फड़फड़ाए और सुनहरी बिजली के बोल्ट में बदलकर हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा। हा हा हा, मैं अब उड़ सकता हूं। रुद्रसेन का महान पैंग पवित्र सम्राट चिल्लाया। यदि किसी कृषक को उड़ना चाहता था तो उसे यिन यांग क्षेत्र में खेती करनी पड़ती थी, लेकिन यिन यांग क्षेत्र का कृषक भी रुद्रसेन की तुलना में बहुत धीमा होगा, जिसके पास गोल्डन रॉक पंख थे। 9 सम्राटों के चार्ट के रिकॉर्ड के अनुसार गोल्डन रॉक अवतार की शक्ति को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। पहला चरण का नाम था गोल्डन विंग्स। वह सुनहरी ऊर्जा के पंख को संघनित कर सकता था और उनका उपयोग 9 स्वर्गों में चढ़ने के लिए कर सकता था। यह क्षेत्र वह क्षमता थी जो रुद्रसेन के पास वर्तमान में थी। दूसरे चरण का नाम था शून्य यात्रा। यह चरण और भी भयानक था। कहा जाता था कि एक बार जब कोई इसे सफलतापूर्वक विकसित कर लेता है तो उसके पास अथाह दिव्य शक्ति होती है। अपने पंखों के एक भड़बड़ाहट के साथ वह शून्य के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था। एक सांस में वह 58,000 ली की दूरी तय कर सकता था।
तीसरे चरण को विंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। यह क्षेत्र किसी को और भी अधिक भयानक पंखों की एक जोड़ी को संघनित करने की अनुमति देगा। पंखों के फ्लैप के साथ कोई भी विभिन्न दुनियाओं के बीच आगे पीछे यात्रा करने में सक्षम होगा। हर अलग दुनिया एक दूसरे से अरबों मील से अधिक दूर थी। अपने पंखों के एक फ्लैप के साथ वह वास्तव में विभिन्न दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकता था। यह क्षमता बस असामान्य थी। बेशक, अगर वह दूसरे और तीसरे चरण तक पहुंचना चाहता था, रुद्रसेन को अभी भी गोल्डन पंखों वाले रॉक ऋषि सम्राट की अविनाशी आदिम भावना को और अधिक खोजना था, और इससे पहले कि वह फिर से टूट पाता, उसे निगल जाना था। सनसनाहट। रुद्रसेन तेजी से बिजली के सुनहरे बोल्ट की तरह पहाड़ी जंगल के ऊपर उड़ गया। आखिरकार वह 3000 मीटर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उतरा। रुद्रसेन का चेहरा खिल उठा। सुनहरे पंखों की कितनी शक्तिशाली जोड़ी है। इन सुनहरे पंखों के साथ मैं भी उन यिन यांग दायरे के विशेषज्ञों की तरह उड़ सकता हूं। रुद्रसेन ने अपनी पीठ पर लगे सुनहरे पंख पीछे खींच लिए। गोल्डन विंग्स एक बहुत ही स्वर्ग विरोधी तकनीक थी, लेकिन रुद्रसेन ने इसे प्रकट करने की योजना नहीं बनाई थी। इस तरह की चौंकाने वाली तकनीक का इस्तेमाल तुरुप के इक्के के रूप में किया जा सकता था। रुद्रसेन नीचे दौड़े, उसने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर निगल की तरह हल्का हो गया है। रुद्रसेन के कान खड़े हो गए। वह कुछ 100 मीटर दूर दो चींटियों को लड़ते हुए भी सुन सकता था। उसने दूर से देखा और देखा कि एक छोटा सा बग अपने पंख फड़फड़ा रहा है, जबकि वह 500 मीटर दूर से उसके पास से उड़ रहा था। एक छलांग से वह 50 से 60 मीटर की दूरी तय करने में सक्षम था। धारणा, गति, श्रवण, सुनहरे पंखों की खेती के बाद उनकी सारी क्षमताएं लंबी जोड़ी से बढ़ गईं। रुद्रसेन को सुखद आश्चर्य हुआ। हा, सुनहरे पंख वास्तव में स्वर्ग विरोधी हैं। रुद्रसेन का चेहरा खिल उठा। रुद्रसेन पहाड़ी जंगल की गहराई में दौड़े। जब वह एक घाटी के पास से गुजरा तो उसे कुछ दूरी पर लड़ाई की आवाज सुनाई दी। ओह, कोई लड़ रहा है। रुद्रसेन ने भौहें से कोड़ी और तेजी से युद्ध की ओर दौड़ पड़े। बहुत जल्दी रुद्रसेन उस जंगल में पहुंच गए जहां युद्ध हो रहा था। जंगल में दो लोग थे, दो नर और एक मादा। एक ही समय दो छात्र छात्रा पर हमला कर रहे थे। रुद्रसेन को आश्चर्य की बात यह थी कि वह छात्रा वास्तव में पूर्विका थी। पूर्विका वह प्रतिभाशाली लड़की थी जिसने रुद्रसेन के साथ परीक्षा में भाग लिया था। वह टॉप 3 प्रतिभाओं में से एक थी देव एकेडमी में। पूर्विका का स्वभाव ठंडा था। उसने अकेले परीक्षा में भाग लेने का विकल्प चुना था। यह रुद्रसेन की उम्मीदों से बाहर था। उस समय पूर्विका पर हमला करने वाले दो लोग जुड़वा भाइयों की जोड़ी थी। वे असाधारण रूप से मजबूत थे। जब वे सेना में शामिल हुए तो वे बस निर्विवाद थे। पूर्विका को भी नुकसान था, वह बहुत निष्क्रिय थी। उसे हराने से पहले यह केवल समय की बात थी। यह पूर्विका मार्शल मास्टर परत की 6ठी स्वर्गीय परत पर होनी चाहिए। रुद्रसेन ने शौक से पूर्विका की ओर देखा। इस क्षेत्र ने वास्तव में रुद्रसेन को आश्चर्यचकित कर दिया। 3000 नए छात्रों में पूर्वा निश्चित रूप से शीर्ष छात्रों में से एक थी। पूर्विका उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक थी। हालांकि उसने आज 2 मजबूत वरिष्ठों का सामना किया था, तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह नुकसान में थी। नए छात्रों में वास्तव में आपके जैसा मजबूत कोई है। हम भाई लंबे समय से मार्शल मास्टर लेयर की 6ठी स्वर्गीय परत तक टूट चुके हैं। इतने लंबे समय तक एक साथ हमला करने के बाद भी हमने आपको हराया नहीं है। हम वास्तव में आश्चर्यचकित हैं। भाइयों में से एक ने उदास स्वर में कहा। फिर पीछे हटो, दोनों पक्षों को क्यों भुगतना होगा? पूर्विका की ठंडी आवाज सुनाई दी। आपको लगता है कि हम वरिष्ठ केवल नए छात्र आदेश के लिए नए छात्र परीक्षा में भाग ले रहे हैं? गलत, बहुत गलत। एजो ड्रैगन इंस्टीट्यूट को आपका खजाना छीनने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप हमें अपनी उंगली पर भंडारण की अंगूठी देते हैं तो हम तुरंत छोड़ देंगे। दूसरे व्यक्ति की लालची निगाहें पूर्विका की उंगली पर भंडारण की अंगूठी पर पड़ी। उनकी राय में पूर्विका जैसी प्रतिभा के हाथों में बहुत सारा खजाना होना चाहिए। ये भाग्य बनाने का एक शानदार अवसर था। इसके बारे में सोचो भी मत। पूर्विका ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर हमें असभ्य होने के लिए दोष मत दो। 2 सीनियर्स ने उपहास किया, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, एक साथ पूर्विका पर हमला किया। इन दोनों लोगों के भीषण हमलों के तहत पूर्विका ने धीरे धीरे अपना पैर खो दिया। झपट्टा मारना। ठीक इसी समय जंगल से एक आकृति निकली।
एक और नया छात्र। जब दोनों सीनियर्स ने रुद्रसेन को देखा तो उनकी भौहें उठ गईं। ऐसा लग रहा था कि वे रुद्रसेन से परेशान नहीं होना चाहते थे, बल्कि पूर्विका से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वरिष्ठों में से एक ने ठंडे स्वर में कहा, बव्वा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि हमारे पास तुमसे निपटने का समय नहीं है। समय का लाभ उठाओ और मारापीटी करो। वे दोनों ऊंचे और शक्तिशाली लग रहे थे। उन्होंने रुद्रसेन को भी अपनी आंखों में नहीं डाला था। वास्तव में परीक्षा में भाग लेने वाले पुराने छात्र काफी मजबूत थे और उन्होंने नए छात्रों को अपनी आंखों में नहीं डाला था। भले ही पूर्विका इतनी मजबूत थी, दोनों बड़े छात्रों की नजर में वह 3 बिल्लों के साथ एक चालाक खरगोश थी। वह निश्चित रूप से हार जाएगी। रुद्रसेन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और कहा, तुम दोनों बड़े छात्र हो ना? चूंकि तुम्हारे लिए खेती करना आसान नहीं है, अब खो जाओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रुद्रसेन की बातें सुनकर दोनों बड़े छात्र लगभग गुस्से में फूट पड़े। एक नए छात्र ने उन्हें खो जाने के लिए कहने की हिम्मत की। क्या ये बच्चा जीने से थक गया था? लापरवाह बच्चे, मैं इस लड़की से निपटूंगा, तुम इसके साथ सौदा करो। बड़े छात्रों में से एक ने कहा। यह भी अच्छा है, हम निश्चित रूप से 3 चालों के भीतर उसे निपटा देंगे। दूसरे एक बड़े छात्र ने कहा। इतना कहने के बाद दूसरा बड़ा छात्र रुद्रसेन की ओर उड़ गया। बच्चे, जब तक तुम ताबूत नहीं देख लेते तब तक तुम वास्तव में आंसू नहीं बहाओगे। मैं तुम्हें जाने देना चाहता था, लेकिन तुम नहीं जानते कि कृपालुका की सराहना कैसे करना है। दूसरा बड़ा छात्र जल्दी से अपने चेहरे पर उपहास के साथ उड़ गया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और रुद्रसेन पर मुक्का मारा। रुद्रसेन, इस व्यक्ति से सावधान रहे, वह मार्शल मास्टर लेयर की छठी आकाशीय परत पर है। भले ही पूर्विका का स्वभाव ठंडा था, फिर भी उसे रुद्रसेन की अच्छी छाप थी। सबसे पहले वह छात्रों के उसी बैच में थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था। उन्हें दोस्त माना जा सकता है। दूसरी बात यह है कि रुद्रसेन उस समय उनकी मदद करने के लिए प्रकट हुए थे, इसलिए पूर्विका के मन में रुद्रसेन का अच्छा प्रभाव था। यह पहली बार भी था जब पूर्विका पर किसी व्यक्ति की अच्छी छाप थी। रुद्रसेन को इस बारे में पता होता तो क्या उसे भाग्यशाली महसूस नहीं होता? चिंता मत करो, रुद्रसेन ने उदासीनता से कहा। बच्चे, तुम मौत को डेट कर रहे हो। रुद्रसेन पर हमला करने वाले बड़े छात्र ने देखा कि रुद्रसेन इतनी लापरवाही से काम कर रहे थे और भी अधिक उग्र हो गए। क्या ये बच्चा उसे नीची दृष्टि से नहीं देख रहा था? उसकी चौंकाने वाली शक्तिशाली हथेली रुद्रसेन की ओर टकराई। ये व्यक्ति मार्शल मास्टर दायरे के छठे आकाश में था। जब उसने अपनी हथेली से प्रहार किया तो उसकी ताकत 16 मिलियन जिन तक पहुंच गई। शुद्ध शक्ति के मामले में इस व्यक्ति की ताकत रुद्रसेन की ताकत से आगे निकल गई थी। फिर भी रुद्रसेन ने अपनी 3 भक्षण करने वाली मार्शल स्पिरिट्स को प्रसारित किया और उनकी ताकत 30,70,200 जिन तक पहुंच सकती थी, जो इस वरिष्ठ छात्र को कुचलने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। हालांकि मुर्गे को मारने के लिए स्लेज हैमर का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो तेजस्विन के स्तर पर एक पावर हाउस को भी मार सकता था। इसके अलावा इस वरिष्ठ छात्र की ताकत तेजस्विन की तुलना में एक स्तर नीचे थी। वरिष्ठ छात्र की शक्तिशाली हथेली का सामना करते हुए रुद्रसेन ने कोई डर नहीं दिखाया। उसने एक कुचल मुट्ठी को अंजाम दिया और अपने प्रतिद्वंदी पर हमला किया। जैसे ही कुचलने वाली मुट्ठी को छोड़ा गया, हवा में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंज उठी। रुद्रसेन की मुट्ठी की शक्ति को महसूस करते हुए वरिष्ठ छात्र के हाव भाव थोड़े बदल गए। ये स्पष्ट था कि उसने अपने सामने नए छात्र को कम आंका था। ये वरिष्ठ छात्र मार्शल मास्टर दायरे के छठे आकाश में होने के योग्य था। उनकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। जब रुद्रसेन का आक्रमण आया तो उन्होंने तुरंत अपनी चाल बदल ली और रुद्रसेन की ओर एक तैराकी ड्रैगन मुट्ठी को अंजाम दिया। ये तैराकी ड्रैगन मुट्ठी एक मध्य गहन स्तर की मुट्ठी कौशल थी। इसकी ताकत भी काफी मजबूत थी। हालांकि रुद्रसेन के अर्थ लेवल मार्शल आर्ट्स की तुलना में ये चंद्रमा के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए जुगनू की तरह था। अंतर बहुत बड़ा था। धमाका, दोनों पक्ष जमकर टकराए। रुद्रसेन बिल्कुल भी नहीं चले, लेकिन वरिष्ठ छात्र को रुद्रसेन की मुट्ठी से 1 दर्जन कदम पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कैसे संभव है? वरिष्ठ छात्र अविश्वास में चिल्लाया। कुछ भी असंभव नहीं है, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो जल्दी से उस सीनियर की ओर बढ़ा। पंच पर पंच मारते हुए उसने सीनियर स्टूडेंट को पूरी तरह से दबा दिया। दूसरी ओर से पूर्विका ने देखा कि रुद्रसेन ने अपनी चाल चलते ही अप्रत्याशित रूप से वरिष्ठ छात्र को दबा दिया था। उसने आश्चर्य का एक निशान प्रकट किया, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गई। उसने दूसरे सीनियर स्टूडेंट पर हमला करने के लिए भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूर्विका में भी ताकत थी जो उसके स्तर से बहुत अधिक थी। जब वो अकेले एक वरिष्ठ छात्र का सामना करती थी तो वो आसानी से उसे दबा सकती थी। लानत है, हम 2 असामान्य लोगों से कैसे मिल गए? दोनों सीनियर्स के चेहरे बहुत बुरे लग रहे थे।
पिछले वर्षों में रुद्रसेन और पूर्विका जैसे दो असामान्य नए छात्र नहीं थे, लेकिन इस साल उन दोनों को अप्रत्याशित रूप से दो भयानक विरोधियों से मुलाकात हुई थी। दोनों सीनियर्स पहले से ही पीछे हटने की सोच रहे थे, लेकिन रुद्रसेन और पूर्विका का इरादा उन्हें जाने नहीं देना था। रुद्रसेन ने मौके का फायदा उठाया और अपने खिलाफ लड़ रहे सीनियर स्टूडेंट को मुक्का मारा। उस वरिष्ठ छात्र की शुद्ध क्यू रुद्रसेन के मुक्के से तितर-बितर हो गई थी। वो अपनी शुद्ध क्यू को संघनित करने में असमर्थ था और लड़ाई जारी रखने में असमर्थ था। पूर्विका ने भी अपने प्रतिद्वंदी से छुटकारा पाने के मौके का फायदा उठाया। जिन दोनों सीनियर्स को हार का सामना करना पड़ा था, उनके चेहरे बेहद बुरे लग रहे थे। रुद्रसेन ऊपर आकर सीधे सीनियर स्टूडेंट का बैज ले लिया। इन सीनियर्स के पास कोई खजाना नहीं था, क्योंकि परीक्षा से पहले उन्होंने मूल रूप से अपने सभी बहुमूल्य खजाने स्कूल में छोड़ दिए थे। आप जा सकते हैं। पूर्विका ने दूसरे सीनियर का बैज लिया और कहा। जाते समय दोनों वरिष्ठों के चेहरे उदास थे। रुद्रसेन, धन्यवाद, पूर्विका ने कहा। भले ही वो उसे धन्यवाद दे रही थी, फिर भी उसके चेहरे पर एक बर्फ ठंडा भाव था। रुद्रसेन ने कहा, हमें पुराने दोस्त के रूप में माना जा सकता है, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद रुद्रसेन ने कहा, हम क्राउचिंग ड्रैगन रिज की गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्राउचिंग ड्रैगन रिज की गहराई में खतरा तेजी से बढ़ेगा। क्या आप मेरे साथ सेना में शामिल होने में रुचि रखते हैं? पूर्विका ने अपने होठों को ऐसे भींच लिया जैसे वो सोच रही हो, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाया। रुद्रसेन और पूर्विका ने एक छोटी सी टीम बनाई। उन दोनों ने क्राउचिंग ड्रैगन रिज की गहराई में प्रवेश किया और लगातार कई वरिष्ठों को हराया। उन्होंने 4 वरिष्ठों की एक छोटी टीम को भी हराया। इस मामले ने वरिष्ठों के बीच एक निश्चित मात्रा में हंगामा पैदा कर दिया, क्योंकि वरिष्ठों की उस टीम का गठन आंतरिक आनंद के 4 छठी आकाशीय परत विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने महसूस किया कि यह अकल्पनीय था कि उन्हें 2 नए लोगों से हार दिया गया था। कुछ मजबूत सीनियर टीमों को रुद्रसेन और पूर्विका की टीम में काफी दिलचस्पी थी। वे रुद्रसेन और पूर्विका को घेरना और नष्ट करना चाहते थे, लेकिन वे रुद्रसेन और पूर्विका का कोई निशान नहीं ढूंढ पा रहे थे। छठे दिन वे एक घाटी के पास से गुजरे। घाटी की गहराई में उसमें से एक झुलसा देने वाली क्यूई निकल रही थी। रुद्रसेन ने आश्चर्य से कहा, क्या आपको घाटी से आने वाली गर्मी की लहरों का एहसास नहीं होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ लावा हो? पूर्विका ने कहा, चलो घाटी के अंदर एक नजर डालते हैं। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वो और पूर्विका घाटी की ओर उड़ गए। क्रैक क्रैक क्रैक। जब उन्होंने घाटी में प्रवेश किया तो उन्होंने एक विशाल लावा झील देखी। लावा झील के बगल में 1 दर्जन उग्रलाल आत्मा के पेड़ थे। उग्रलाल स्पिरिट पेड़ों के बगल में कई लौ जैसे आग के बंदर अठखेलियां कर रहे थे। रुद्रसेन ने आश्चर्य से कहा, अग्निवानर आकाश और पृथ्वी के आध्यात्मिक जानवर हैं। वे आध्यात्मिक बुद्धि के साथ पैदा होते हैं। पहाड़ों और समुद्र की क्लासिक के अनुसार वो जहां कहीं भी दिखाई देंगे वहां एक फायर मंकी ट्री होगी। पेड़ के फल को फायर मंकी फल कहा जाता है। ये आकाश और पृथ्वी का एक अजीब फल है। इसे खाने से किसी की खेती में काफी वृद्धि हो सकती है। यहां तक कि पूर्विका के ठंडे व्यक्तित्व के साथ जब उसने फायर मंकी फल देखा तो वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा, मैंने पहले फायर मंकी फ्रूट के बारे में सुना है, लेकिन मुझे इसे यहां देखने की उम्मीद नहीं थी। रुद्रसेन ने कहा, चूंकि हमने यहाँ फायर मंकी फ्रूट देखा है तो ये हमारे लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। जब तक हमें फायर मंकी फ्रूट मिल सकता है, हमारी ताकत बहुत बढ़ जाएगी। पूर्विका ने कहा, देखो वहां दर्जनों फायर मंकी फ्रूट्स इंतजार कर रहे हैं। फायर मंकी फ्रूट प्राप्त करना आसान नहीं होगा। दरअसल सिर्फ रुद्रसेन और पूर्विका की ताकत से फायर मंकी फ्रूट प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। उन्हें एक दूसरा तरीका सोचने की जरूरत थी। हमें कुछ मदद की जरूरत है। पूर्विका ने अपने होंठ खींच लिए। वो बहुत से लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अगर वे फायर मंकी फ्रूट प्राप्त करना चाहते थे तो उन्हें मदद की आवश्यकता होगी। कुछ देर रुकने के बाद रुद्रसेन ने कहा, यहां रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूं कि क्या मुझे कुछ नए छात्र मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें इस जगह में काफी दिलचस्पी होनी चाहिए। ठीक है, सावधान रहना। पूर्विका ने सिर हिलाया और मदद नहीं कर सकती कि उसे याद दिलाए। रुद्रसेन थोड़ा हैरान हुए। ये ठंडी महिला पूर्विका को भी दूसरों की चिंता थी। वह मुस्कुराया और कहा, तुम भी सावधान रहो। इसके तुरंत बाद रुद्रसेन उड़ गए और बिना किसी निशान के जल्दी से गायब हो गए। यह थोड़ी थकी हुई टीम की, जिसमें कुल 5 लोग शामिल थे, 4 पुरुष और 1 महिला। अगर रुद्रसेन यहां होते तो वह टीम में 3 लोगों को जरूर पहचान लेते। ज़ैद पठान उनमें से एक थे।
अन्य दो में लवण पासवान और लवली पासवान भाई और बहन थे। उनके समूह में मूल रूप से कुल 15 लोग थे, लेकिन कुछ समय पहले उनका सामना वरिष्ठ छात्रों के एक समूह से हुआ। एक भयंकर लड़ाई के बाद शेष लोग हार गए और अब लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से इस बार परीक्षा से हटना पड़ा। वे पांचों दयनीय अवस्था में भाग गए। इस समय वे आखिरकार आराम करने के लिए रुक गए। नीले रंग के एक युवक ने अपने दांत भींच लिए और कहा, ये वरिष्ठ बहुत नीच हैं। उन्होंने वास्तव में हम पर घात लगाने की हिम्मत की। अगर हम पर उनके द्वारा घात लगाकर हमला नहीं किया गया होता तो यह कहना मुश्किल था कि ये लड़ाई कौन जीतता। मैं रोहन से सहमत हूं, बैंगनी रंग के दूसरे युवक ने कहा। हमने इस लड़ाई में बहुत कुछ खो दिया है। लवण पासवान ने कहा, इन वरिष्ठों की तुलना में जंगल में हमारे अनुभव की अभी भी कमी है, अन्यथा हम उन्हें बहुत पहले खो चुके होते। इस बार हमें भारी नुकसान हुआ है और हमने अपना सबक सीख लिया है। यह अफसोस की बात है कि हमारे पास केवल 5 लोग बचे हैं। हम पांचों के लिए क्राउचिंग ड्रैगन रिज की गहराई से गुजरना आसान नहीं होगा। लवरी पासवान ने भी आह भरते हुए कहा, हाँ, अंदर की टीमें और भी मजबूत हैं, लेकिन हम एक समय में केवल एक कदम उठा सकते हैं। जैद पठान ने जवाब दिया, अगर हम अपने कुछ सदस्यों को फिर से भर सकते हैं तो अभी भी उम्मीद है। हालांकि इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद शायद कई नए छात्र नहीं बचे हैं। शड़ अचानक से जंगल में हल्की सरसराहट की आवाज आई। इन लोगों को युवा पीढ़ी का जीनियस माना जा सकता है। उन सभी ने अपने कान खड़े किए और आवाज सुनी। सावधान! लवण पासवान ने चेतावनी दी। उन पांचों ने अपनी पीठ को इस तरह झुका लिया जैसे कि वे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। उन्हें बस एक वरिष्ठ या क्रूर जानवर के प्रकट होने और तुरंत हमला करने का इंतजार करना था। सनसनाहट! एक सिलुएट कूद गया और उनके सामने प्रकट हो गया। यह तो एक नया छात्र है। रोहन ने रुद्रसेन को देखते ही चिल्लाया। वह बहुत ही अधिक आराम से लग रहा था। भाई रुद्रसेन, ये आप हैं। रुद्रसेन को देखकर जैद पठान बेहद उत्साहित थे। रुद्रसेन, ये रुद्रसेन हैं। लवण पासवान और लवली पासवान को भी सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहले रुद्रसेन को अपनी टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन रुद्रसेन ने विनम्रता से मना कर दिया था। उन्हें बहुत पछतावा था, लेकिन अब जबकि वे फिर से मिले थे तो यह भाग्य था। जैद, भाई लवन, ये आप हैं। रुद्रसेन ने जब जैद पठान, लवण पासवान और अन्य लोगों को देखा तो वह मुस्कुरा दिए। भर लंबे समय से खोज कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उसे केवल वरिष्ठ छात्रों के कुछ समूह ही मिले थे। उसे कोई नया छात्र नहीं मिला। रुद्रसेन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि वे उनकी आग के बंदरों से लड़ने में मदद करेंगे। यदि वरिष्ठ छात्रों की एक समूह ने उसे पाया तो वे सबसे पहले उसे मार देंगे। वो लंबे समय से नए छात्रों की तलाश कर रहा था और अब आखिरकार उसे उन लोगों का एक समूह मिल गया था जिन्हें वो जानता था। भाई ललन, मैं आपको यहां देखकर बहुत खुश हूं, लवण पासवान ने मुस्कुराते हुए कहा। लवली पासवान ने कहा, भाई ललन, मैं आपका परिचय कराता हूं। ये रोहन है, ये हेमंत रहेजा है और ये रुद्रसेन है जिसका उल्लेख मैंने आपको पहले किया था। भाई जैद, भाई हेमंत, भाई ललन। रुद्रसेन, रोहन और हेमंत रहेजा ने एक दूसरे को बधाई दी। रुद्रसेन ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से यहां मिलकर बहुत खुश हूं। संयोग से मुझे एक कीमती जगह मिल गई। अंदर तो बहुत खजाने हैं। क्या आप इसे एक्सप्लोर करने के लिए मेरे साथ हाथ मिलाने में दिलचस्पी लेंगे? जब लवण पासवान और अन्य लोगों ने रुद्रसेन को सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं। लवण पासवान ने कहा, भाई ललन, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहें, हम बिना किसी हिचकिचाहट के आग और पानी से गुजरेंगे। रुद्रसेन ने कहा, मुझे एक आग की घाटी मिली और वहां आग के बंदर इसकी रखवाली कर रहे हैं। मैंने घाटी की गहराई में एक फायर मंकी ट्री को भी उगते देखा। क्या? एक आग बंदर का पेड़? मैंने सुना है कि आग बंदर के पेड़ से आग बंदर का फल एक किसान की खेती को बहुत बढ़ा सकता है, जैद पठान ने उत्साह से कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वास्तव में अग्नि बंदर का फल हर किसी की ताकत बढ़ा सकता है, लेकिन उस जगह पर दर्जनों अग्नि बंदरों द्वारा पहरा दिया जाता है। अगर हमें फल प्राप्त करना है तो हमें एक साथ काम करने की आवश्यकता होगी। खोने से कोई समय नहीं है, चलो जल्दी करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि कुछ अप्रत्याशित हो जाए, दूसरों ने उत्साह से कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, हर कोई मेरे पीछे आओ। उन्होंने रास्ता दिखाया। 1 घंटे बाद वे 6 फायर वैली में पहुंचे। जब पूर्विका ने देखा कि ये रुद्रसेन है तो वो छिपकर बाहर आ गई। रुद्रसेन ने उनका परिचय कराया, लेकिन पूर्विका अभी भी ठंडी लग रही थी। उसने बस लवन पासवान और अन्य लोगों को अभिवादन के रूप में सिर हिलाया। रुद्रसेन मुस्कुराया। वो महिला वास्तव में ठंडी थी। ये वास्तव में एक आग बंदर का पेड़ है।
वे लाल फल अग्निबंदर फल होने चाहिए, है ना? रोहन ने उत्साह से अपनी मुट्ठी भींच ली। फायर मंकी फ्रूट सीधे तौर पर एक कल्टीवेटर की ताकत बढ़ा सकता है। एक किसान के लिए फायर मंकी फ्रूट स्वाभाविक रूप से एक अमूल्य खजाना था। महान। अगर हम आग बंदर का फल खाते हैं तो हम बहुत मजबूत हो जाएंगे, लवन पासवान ने कहा। रुद्रसेन ने कहा, उन अग्नि बंदरों से निपटना आसान नहीं है। आओ इसे करें। हम में से कुछ आग बंदरों को दूर ले जाएंगे। हम में से 2 लोग जाएंगे और अग्नि बंदर का फल चुनेंगे। चलो ये करते हैं। हम में से 5 लोग आग बंदरों को दूर ले जाएंगे। भाई ललन और पूर्वी का इस अवसर का लाभ उठाकर घाटी में प्रवेश कर सकते हैं और अग्नि बंदर फल ले सकते हैं, लवन पासवान ने कहा। ठीक है, लेकिन ये अग्नि बंदर बहुत शक्तिशाली हैं। वे तेजी से आगे बढ़ते हैं और उनकी क्षति बहुत अधिक होती है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, रुद्रसेन ने याद दिलाया। चिंता मत करो, हम सावधान रहेंगे, लवन पासवान और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। रुद्रसेन और पूर्विका एक विशाल चट्टान के पीछे छिप गए। लवन पासवान, जैद पठान और अन्य लोग घाटी में घुस गए। आग बंदरों का स्वभाव खराब था। इस तरह का भयंकर जानवर उकसाई जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक बार उकसाए जाने पर अग्नि बंदर निश्चित रूप से गुस्से में फट पड़ेगा। आग से निपटने का यह सबसे अच्छा तरीका था। इन अग्नि बंदरों की तरह रुद्रसेन और अन्य लोग अपनी कमजोरियों के बारे में बहुत स्पष्ट थे। लवन पासवान और अन्य लोगों ने घाटी की गहराई में पहुंचने के बाद उन्होंने पत्थर उठाए और उन्हें अग्निशामक बंदरों पर फेंक दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। कुछ पत्थर फेंके जाने के बाद अग्नि बंदर तुरंत क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में दहाड़ लगाई और तेजी से लवन पासवान और अन्य लोगों पर झपट पड़े। चलो चलते हैं। लवन पासवान और अन्य लोग नहीं रुके, वे मुड़े और उड़ गए। जब वे गए तो उन्हें डर था कि अग्नि बंदर वापस आ जाएंगे। जैसे ही वे दौड़े, वे आग बंदरों पर पत्थर फेंकते रहे और उन्हें उकसाते रहे। आग बंदरों का स्वभाव खराब था। बार बार उकसाए जाने पर वे बहुत क्रोधित हो गए। वे दहाड़ते हुए लवन पासवान का पीछा करते थे। अग्निशामक बंदरों का एक समूह लवन पासवान और अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक घाटी से बाहर निकाल दिया। हूश हूश। रुद्रसेन और पूर्विका जल्दी से अपने छिपने की जगह से निकलकर सीधे घाटी की गहराई में अग्नि बंदर के पेड़ के पास चले गए। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, 6-7 अग्नि बंदर के पेड़ से नीचे कूद पड़े। उन्होंने अपने दांत निपूरे और रुद्रसेन और पूर्विका की ओर झपट पड़े। इन अग्नि बंदरों को अग्नि बंदर के पेड़ की रक्षा के लिए घोंसले में छोड़ दिया गया था। ये जानवर काफी होशियार हैं। 4 अग्नि बंदरों को अपनी ओर उछलते देख उसने अपनी मुट्ठी लहराई और हमला कर दिया। ये अग्नि बंदर अत्यंत तेज थे। उन्होंने आसानी से रुद्रसेन की मुट्ठी को चकमा दिया और रुद्रसेन के पीछे चक्कर लगाया। उन्होंने अपने नुकीले पंजे रुद्रसेन की ओर बढ़ा दिए। रुद्रसेन चौंक गए। इन अग्नि बंदरों की गति वास्तव में तेज थी। अगर कोई साधारण व्यक्ति 3-4 अग्नि बंदरों से उलझ जाता है तो उनका भागना आसान नहीं है। हालांकि अब जब रुद्रसेन ने गोल्डन विंग्स में महारत हासिल कर ली थी तो उनकी गति बहुत तेज थी। उनकी गति इन फायर बंदरों से भी तेज थी जो अपनी गति के लिए जाने जाते थे। वे आसानी से बाई ओर घूम गए और फायर मंकी के पंजे को चकमा दे दिया। फिर रुद्रसेन ने एक अग्नि बंदर को मुक्का मारा जिससे वो 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। एक जोरदार धमाके के साथ फायर बंदर का शरीर चट्टान से टकराकर जमीन पर गिर गया। अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। जब अन्य 3 अग्नि बंदरों ने देखा कि रुद्रसेन ने उनके एक साथी को घायल कर दिया है तो वे पागल हो गए और रुद्रसेन की ओर दौड़ पड़े। रुद्रसेन ने 3 अग्नि बंदरों के हमलों से बचने के लिए गति में अपने लाभ पर भरोसा किया। फिर उसने मुक्का मारा और दूसरे फायर बंदर को घायल कर दिया। रुद्रसेन ने गति में अपने लाभ पर भरोसा किया। दूसरे अग्नि बंदर से निपटने के बाद उसने तीसरे और चौथे अग्नि बंदरों से निपटना जारी रखा। चारों अग्निशामक बंदर जमीन पर गिर गए और हिल नहीं सके। रुद्रसेन ने उनकी जान नहीं ली, उन्होंने केवल उन्हें चलने की क्षमता खो दी। दूसरी ओर पूर्विका रुद्रसेन की तरह नहीं थी जो आसानी से 4 अग्निबंदरों से निपट लेती थी। पूर्विका अपने चारों ओर से घिरे 3 अग्निबंदरों से लड़ रही थी और काफी चिंतित थी। मुख्य कारण यह था कि ये अग्निबंदर बहुत तेज थे और हमेशा पूर्विका के हमलों को चकमा दे सकते थे। रुद्रसेन पूर्विका की ओर दौड़े। पूर्विका को कुछ अग्निबंदरों से छुटकारा दिलाने में मदद करना चाहते थे। इस समय पूर्विका चिल्लाई, मेरी चिंता मत करो, अब आग बंदर फल उठाओ। मुझे चिंता है कि अन्य अग्निबंदर इन अग्निबंदरों के रोने को सुनेंगे और जल्दी से वापस भाग जाएंगे। उस समय हमारे पास मौका नहीं होगा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। वह मुड़ा और आग बंदर के पेड़ों की ओर चल दिया। वह आग बंदर के पेड़ों के सामने पहुंचा और अग्निबंदर के फल तोड़ने लगा। 30 फल लेने के बाद अग्निबंदर की दहाड़ की आवाज ने घाटी के बाहर हवा भर दी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फटने वाला है।
जाहिर है आग बंदर वापस आ गए थे। रुद्रसेन हड़बड़ी में बाहर भागे। अगर वह आग बंदरों से घिरा हुआ होता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। चलिए, रुद्रसेन चिल्लाया। पूर्विका ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। 3 अग्नि बंदरों को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के बाद वह जल्दी से रुद्रसेन के साथ घाटी से बाहर निकल गई। रुद्रसेन और पूर्विका घाटी से बाहर भागे ही थे कि उन्होंने दूर से दर्जनों अग्निशामक बंदरों को दहाड़ते देखा। उन दोनों ने रुकने की हिम्मत नहीं की, वे जल्दी से भाग गए। अग्नि बंदरों ने उनका पीछा किया, लेकिन अंत में वे रुद्रसेन और पूर्विका को पकड़ नहीं सके। आग बंदर हार मानने के लिए बेहद अतैयार नहीं थे और घाटी में लौट आए। रुद्रसेन और पूर्विका ने लंबी सांस ली। चलो, लवण, पासवान और अन्य लोगों को ढूंढते हैं। एक बार जब हम उन्हें ढूंढ लेंगे तो हम अग्निबंदर के फलों को विभाजित कर लेंगे, रुद्रसेन ने कहा। पूर्विका ने सिर हिलाया और रुद्रसेन के साथ लवण, पासवान और अन्य लोगों को ढूंढने चली गई। 1 घंटे बाद दोनों पक्ष फिर मिले। लवण पासवान, जैद पठान और अन्य लोगों ने उत्साह से पूछा, भाई ललन, क्या आप सफल हुए? रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, हमने कुल 35 अग्निबंदर फल उठाए हैं, हम में से प्रत्येक के लिए 5। रुद्रसेन ने अग्निबंदर फल सभी को वितरित कर दिए। जिन लोगों ने फायर मंकी फल प्राप्त किए वे सभी खुशी से जंगली थे। लवली पासवान ने कहा, हम यहां देर तक नहीं रह सकते, चलो जल्दी से निकल जाएं। हमें अग्निबंदर के फलों को परिष्कृत करने के लिए एक शांत जगह चाहिए। अच्छा, क्या हम एक छिपी हुई घाटी से नहीं गुजरे थे? हम वहां जा सकते हैं और अग्निबंदर के फलों को परिष्कृत कर सकते हैं, जैद पठान ने कहा। लवण पासवान और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं और कहा, यह एक अच्छी जगह है। भाई ललन, बहन पूर्विका, कृपया हमारे साथ चलिए। यह समूह उस स्थान पर गया जिसका उल्लेख जैद पठान ने किया था। जब वे वहां पहुंचे तो रुद्रसेन ने पाया कि यह वास्तव में एक अच्छी जगह थी। घाटी पहाड़ के आधे रास्ते में स्थित थी और वहां घनी बेलें उगी हुई थीं। यहां से अगर कोई गुजरता भी तो घाटी को ढूंढना आसान नहीं होता। रुद्रसेन और अन्य लोग घाटी में प्रवेश किया। घाटी का आंतरिक भाग लगभग 200 वर्ग मीटर था और यह अपेक्षाकृत शुष्क था। सभी को खेती करने के लिए जगह मिल गई। रुद्रसेन पालथी मारकर बैठ गए और 5 अग्निबंदर फल निकाले। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उन्हें खा लिया। फिर रुद्रसेन ने पुरातन ड्रैगन स्ट्यू तकनीक का प्रसार करना शुरू किया। तकनीक के परिष्करण के तहत अग्निबंदर के फल की मेडिसिनल ऊर्जा को रुद्रसेन के शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अग्निबंदर एक आग के लिए जिम्मेदार आत्म मेडिसिन थी। जब रुद्रसेन ने अग्निबंदर के फल की ऊर्जा का अवशोषण किया तो रुद्रसेन ने महसूस किया कि उनका शरीर गर्म हो गया। हालांकि वह अपनी ताकत में बदलाव महसूस कर सकता था। जैसे जैसे अग्निबंदर के फल की मेडिसिनल ऊर्जा बढ़ती गई, उन्होंने पाया कि उनकी ताकत भी बढ़ रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।